हम शुरू करते हैं पुराने पेपर जो पुराने एग्जाम्स हुए हैं उनके आधार पर ही हम एक एक सोल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन को, ताकि आप समझ पाए आपको करना क्या है। अगर किसी ने पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो जितनी भी हमारी पुरानी वीडियो है पहले वो देखें, उसके बाद ही क्वेश्चन पर आए, तभी ये समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं अजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिखर अकेडमी पर, और लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। अब ध्यान से समझना जरा। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ये पूछ रहा है सर्वाधिक संवेदनशील अवधि, मतलब संवेदनशील का मतलब समझ लो नींव। संवेदनशील का मतलब नींव। जब बच्चों को भाषा सिखाई जाती है तो वो नींव कौन सी है जहां से बच्चे की भाषा डेवलप होना आरंभ होती है, क्योंकि जैसी नींव भरेंगे ऐसा ही मकान बनेगा। मतलब आपकी जो भाषा है ये डिपेंड करती है आपने बचपन में जो भाषा सीखी है, आपकी पूरी लाइफ वही भाषा चलने वाली है, पूरी जिंदगी आपकी वही भाषा रहने वाली है। तो नींव कौन सी होगी? जन्म से पूर्व की अवधि। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जन्म से पहले ही कोई भाषा सीख जाए? पेट में कोई भाषा सीख जाएगा? हाँ, अभिमन्यु नहीं है कि पेट में ही कोई भाषा सीख जाए, है ना? तो पेट में कोई भाषा नहीं सीख सकता, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कब शुरू होती है? जन्म से 6 वर्ष। बाल्यावस्था चलती है 6 से 12। 6 से 12 के बीच बाल्यावस्था होती है। ये आंसर हो सकता है। ये क्या रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट, मध्य बाल्यावस्था। अब मुझे एक बात बताओ, मध्य बाल्यावस्था में तो बच्चा बोलना सीख जाता है। देखो 3 चीजें हैं इसमें, 3 चीजें। 6 से लेकर 8, 8 से लेकर 10 और 10 से लेकर 12। ये तो है प्रारंभिक, ये है मध्य और ये है उत्तर। समझ में आया? बाद वाले को क्या कहेंगे? उत्तर बाल्यावस्था। अब मुझे एक बात बताओ, 8 से 10 साल का बच्चा तो अच्छे से बोल सकता है ना? ओके ओके, एक मिनट। अब बताओ, दिख रहा है ना? हाँ, अब देखो 6 से 8 साल का बच्चा और 8 से 10 साल का बच्चा, ये आएगा मध्य में और ये आएगा पूर्व बाल्यावस्था में। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना कि यहाँ तो बच्चा अच्छे से बोलने लगता है ना, हर चीज को समझने लगता है। तो यहाँ ये गलत है और ये गलत है, यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था है वही नींव होती है बच्चे के सीखने की। अभी समझो आप, बहुत सारे आपने देखा होगा कि हम हर 10 किलोमीटर पे हमारी बोली जो है वो बदल जाती है, और जो जिसकी बोली है ना, फिर उसे कितना भी समझाओ, कितना भी समझाते रहे हम उसे, लेकिन वो कभी भी वो भाषा नहीं बोलेगा जो आप चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्ड उसकी जुबान पे वो वाले आ जाएंगे जो उसकी बोली है। क्या आप बात समझ में आई? हमारी बोली हमेशा हावी हो जाएगी हमारे ऊपर, हमारे गुस्से में। मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप नॉर्मली बात कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आपको गुस्सा आएगा तो तुरंत उस भाषा में आ जाएंगे आप, जो आपकी एक्चुअल भाषा है, जो आपने यहाँ से सीखी है, यहाँ से। कब? गुस्से में। समझ में आया? तो हमें क्या करना है, सबसे पहली बात ये समझ लो आप, सबसे पहली बात साइको की क्लास को शुरू किया है तो इसमें 3 चीजें समझने आपको। सबसे पहले इलेमिनेट, यानी कि जैसे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 और 4। क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, बोर्ड पूरा नहीं। अच्छा, 1 मिनट लो। 1 2 3 और 4, ये 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तभी आप चीजों को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। और क्वेश्चन समझ में आए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपको आपके नोट्स में है, क्या शब्द और अर्थ, वो आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। क्वेश्चन को इलेमिनेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन से ऑप्शन हमें नहीं लगाने। ये सारी चीजें आपके नोट्स में हैं। अभी समझ आया है क्यों लिखवाया था मैंने आपको बार बार लिखने के लिए, क्यों कहा था? समझ में आया? हाँ, देखो अब हमने ऑप्शन पढ़ा था इसमें, पहला ऑप्शन था जन्म से पूर्व की अवधि। अब मुझे एक बात बताओ, जन्म से पहले कोई भाषा सीख सकता है पेट में? नहीं सीख सकता ना पेट में। ये ऑप्शन हमारा गलत।
फिर उसने कहा प्रारंभिक बाल्यावस्था, अभी कहा ना जहां से बच्चा बोलना शुरू करता है। कब बोलना शुरू करेगा? हालांकि 2 साल के बाद बोलना शुरू कर देता है, यानी कि उत्तर शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था में बोलना शुरू करता है। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं और तीनों बाल्यावस्था के हैं। तो हम क्या लेंगे? प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था कौन सा ऑप्शन था? ये वाला सही हो सकता है। ये ऑप्शन हमारे गलत हो गए, हमारा सही हो गया। इसे कहते हैं इलिमिनेशन मेथड। आपको सही नहीं छांटना है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कौन से? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्वेश्चन में आपको गलत वाले छांटने हैं, गलत वाले छांटने हैं, आंसर नहीं लगाना। ये गलत ये गलत ये गलत, जो बचा वो आंसर। नेगेटिव क्वेश्चन में आपको सही वाले छांटने हैं, सही वाले आंसर नहीं लगाने हैं, जो बचा वो आंसर। बात समझ रहे हैं? गलत, हाँ, पॉजिटिव वाले में गलत वाले छांट के काट दो, अलग कर लो उन्हें, जो बचा वो आंसर। और नेगेटिव वाले में सही वाले छांट के अलग कर लो, जो बचा वो आंसर। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम ये कर लिया है मैंने यहाँ पर, ये मेरे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, ठीक है। अब यही तरीका आपको अपनाना है जब आप एग्जाम में करेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? नैतिक विकास की अवस्था पूछ रहा है, कौन सी है? अब कोलबर्ग ने, आपको पता होना चाहिए, आपके नोट्स में है, कोलबर्ग ने नैतिक विकास, या नैतिक विकास का दूसरा नाम क्या है? सामाजिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास का दूसरा नाम है सामाजिक विकास सिद्धांत। 3 चरण थे इसके, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। पहले चरण में कैसे काम कराएंगे हम? दंड से या फिर पुरस्कार से। दूसरे चरण में हम कैसे काम कराएंगे? स्वार्थ में, है ना। आप मेरे लिए ये करो, मैं आपके लिए ये करूंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्यों पढ़ाऊंगा? मेरा स्वार्थ है, आप मुझे फीस देंगे। आप पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? आप फीस क्यों देंगे? नहीं, आपको पहले पढ़ना है। आपको पहले पढ़ना है, हाँ, उसके बाद पास होंगे आप, ठीक है। तो आप फीस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको पढ़ना है। ये बात समझ रहे हैं आप? तो 3 चरण थे। अब वो पूछ रहा है कि कौन सी एक अवस्था है। इसने कहा प्रसुप्ति अवस्था। क्या ऐसा कोई चरण बताया है मैंने आपको? नहीं बताया, गलत। सामान्य सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अनुबंध की, यानी कि अनुबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो ऐसी कोई उसमें अवस्था नहीं थी जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े किसी से। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये किसकी अवस्था थी? मूर्त प्याजे की, यह है प्याजे की। उद्योग बनाम अधीनस्था, उद्योग बनाम अधीनस्था, ऐसा भी कुछ नहीं था। अब देखते हैं इसमें प्रसुप्ति अवस्था, ये तो गलत। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसको। दूसरा यही है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इसका मतलब समझो क्या है। हमें 3 ऑप्शन छांटने थे जो कि हमारे गलत थे। पहले वाला तो गलत, अब उद्योग वाला भी गलत, क्योंकि उद्योग का तो कोई मतलब ही नहीं है। और यह है प्याजे की, देखो ये थी प्याजे की। अनुबंध का मतलब समझ लो यहाँ पर एक बॉन्ड, ये अनुबंध है ना, आप मुझे फीस दे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी यहाँ पर। गलत ये भी है, लेकिन ये बाकी वाले ऑप्शन ज्यादा गलत हैं। हमेशा याद रखना, आपको 2 ऑप्शन सही मिलेंगे, उन सही में से जो बेस्ट है वो आपको छांटना है। पहले वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उद्योग का कोई मतलब नहीं है। और जो मूर्त है वो किसके लिए है? मूर्त किसके लिए है? जो देखी घटनाओं के विषय में सोच सके, जीन पियाजे वाला। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन समझा करो पहले, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पूछो, पूछो कि कहना क्या चाह रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आया है। तीसरा क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। अब समझो, आपके नोट्स में है, जहां पर भी लड़का और लड़की की बात आएगी वहां पर रूढ़िबद्धता चल रहा है, रूढ़िबद्धता। तो वो कह रहा है कि लड़कों के बजाय लड़कियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं।
क्या कारण है लड़कियों के बजाय लड़कों पर ज्यादा ध्यान देते हैं? इसे क्या कहेंगे हम? जेंडर पक्षपात हो सकता है, क्योंकि जेंडर के आधार पर वो पक्षपात कर रहे हैं, लड़कियों के बजाय लड़कों पर ज्यादा ध्यान है। जेंडर की पहचान, पहचान का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ये आंसर हो सकता था, हमने इसको काट दिया। फिर है जेंडर संबंधता, यानी कि उनका कोई रिलेशन तो नहीं है ना, गलत। फिर है जेंडर समरूपता, इक्वल, इक्वल कैसे हो सकता है जब एक लड़का एक लड़की है, तो ये भी हमारा गलत। तो आंसर फर्स्ट। क्या आप बात समझ पाए? हाँ, जो चीजें समझ में नहीं आएगी तो पूछना है एकदम, क्योंकि यही आएगा 90 नंबर का, यही वाला पोर्शन आएगा आपको। हर पोर्शन में आपको 50% यही मिलेगा, पहला पोर्शन होगा वो 100% यही मिलेगा आपको। हाँ जी बताइए, क्या पूछ रहे हैं आप? क्या? संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। संवेदनशीलता का मतलब है, देखो किसी के बारे में, देखो नोट्स नहीं पढ़े ना, इसलिए किसी के बारे में पॉजिटिव सोचना को संवेदनशीलता कहते हैं। किसी के बारे में पॉजिटिव सोचना, अगर आप नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब संवेदनशीलता नहीं समझे, इसलिए कहा था नोट्स बार बार पढ़ो और देखो। अब संवेदनशीलता ही नहीं पता है तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आंसर कभी नहीं आ सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? बात समझ में आई है? जेंडर रूढ़िबद्धता का मतलब समझ लो पहले क्या है। जैसे जेंडर रूढ़िबद्धता चली आ रही है हमारे समाज में कि खाना बनाना लड़कियों का ही काम है, बर्तन धोने लड़कियों का ही काम है। जेंट्स के लिए रूढ़िबद्धता है कि बाहर काम कर सकते हैं वो जेंट्स ही कर सकते हैं, है ना। तो ये जो रूढ़िबद्धताएं हैं इनको तोड़ना है। जेंट्स नहीं खाना बना सकते, बना सकते हैं, शादियों में जेंट्स ही तो खाना बनाते हैं, तो घर में क्यों नहीं बनाते? हाँ बर्तन भी साफ करते हैं। आपको बर्तन साफ करने में ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए तो आपका ध्यान बर्तनों पे गया। आपको बर्तन साफ करने में ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए आपने अपने वाले पोर्शन पे ध्यान दिया कि बर्तन में जेंट्स धोते हैं। कोई बात नहीं, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरे क्वेश्चन समझ में आया? इस जेंडर रूढ़िबद्धता को आप कैसे खत्म करेंगे इन चार ऑप्शन में से, ये वो जानना चाह रहे हैं। जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करके, सही बात है ना, चर्चा उसे हम क्या क्या पूछ रहे हैं आप? मैं बोर्ड पे कुछ लिख ही नहीं रहा हूं ना भाई, जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा, लो है ना। तो क्या कह रहा है कि जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करके, हम जो चीज चर्चा, यानी चर्चा को इंग्लिश में कहेंगे हम डिस्कशन, डिस्कशन से जो चीजें हम सीखेंगे वो हमेशा बेस्ट होंगी, है ना। जो डिस्कशन से सीखेंगे वो बेस्ट होंगी, क्योंकि डिस्कशन से सीखी हुई चीजें स्थायी होती हैं, दिमाग में स्थायित्व बना रहता है, और हमें कम से कम उस टाइम तक तो स्थायित्व होना ही चाहिए ना जब तक पेपर पास होता है हमारा, है ना। हाँ तो डिस्कशन बेस्ट है। फर्स्ट आंसर हमारा हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको लगाएंगे नहीं, सेकंड पढ़ेंगे। ये याद रखना, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपने पढ़ा, आप जल्दी में क्वेश्चन लगा के ठीक है, सबसे लास्ट वाले पॉइंट में लिखा था कौन सा नहीं है, बात समझे हैं, तो क्वेश्चन पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया, आपने आंसर कर दिया पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। तो सब दो चीजें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है पहली बात, दूसरी बात ऑप्शन चारों पढ़ने हैं, समझ में आया, ऑप्शन चारों पढ़ने हैं। तो दूसरा ऑप्शन है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, भाई यहाँ खत्म करना है, जेंडर जो रूढ़िबद्धता है उसको खत्म करना है कि महत्व देना है? खत्म करना है ना, ये महत्व दे रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। फिर है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक खेल समूह का बनाना का मतलब है लड़कियां अलग खेल खेलेंगी, लड़के अलग खेल खेलेंगे, तो इससे जेंडर खत्म, जेंडर जो रूढ़िबद्धता है वो बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना, लेकिन हमें तो घटाना है, इसलिए गलत। फिर है फोर्थ, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर से अलग बैठने की व्यवस्था करना, तो वही वाला हो गया ना जो ऊपर कह रहा है, तो ये भी हमारा गलत, इसलिए हमारा आंसर ये।
क्या आप समझ पाए? हाँ, इसलिए ये ऑप्शन नहीं लगाने और शब्द अर्थ आपको पता होने चाहिए ताकि आप ये वाला मेथड को अच्छे से अप्लाई कर सके, ठीक है ना, ताकि आप ये वाला मेथड अच्छे से अप्लाई कर सके, ये आपको पता होना चाहिए था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया है? मेरी बात समझे हैं? वो कह रहा है बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में पर्यावरण का सक्रिय जिज्ञासु किसने माना है? ये आपको बताया है। किसने माना है? पियाजे ने। बच्चों को पर्यावरण का सक्रिय जिज्ञासु किसने कहा है? ये पियाजे ने कहा है। ये थ्योरी है, बस इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि जिज्ञासा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है। 5 वर्ष की नज़्मा, 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? जिज्ञासा पजल कर रहे हैं और 5 वर्ष की नज़्मा कह रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? बात समझ में आई? अब समझो, वो अपना कुछ काम कर रही है और कह रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। अब देखो वाइगोत्स्की क्या कहेंगे इसे 4 ऑप्शन में से? व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे। व्यक्तिगत का क्या मतलब है? हाँ, यही नहीं पता है ना आपको? व्यक्तिगत का मतलब है सेल्फ। हाँ, पर्सनल ही तो होता है व्यक्तिगत। भाई मैं अजय चौहान हूँ, ये मेरा पर्सनल नाम है, मेरा व्यक्तिगत नाम है ये, समझे हैं? व्यक्तिगत, आप सबके नाम अपने लिए व्यक्तिगत नाम है, आपकी पर्सनल नाम है, समझे? चलिए, तो इसे आप व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे। हो सकता है क्योंकि समझो आप अब जैसे कि आपके घर में लड़ाई बज गई किसी से और आप जो है बैठे हैं एक जगह और अपने आप से बात कर रहे हैं, मन तो ऐसा कर रहा बस चुटिया पकड़ कर 2 मारू रैपट यहीं पे खींच के, मन तो यह करा, मन तो वो किया, ऐसा कर दो और वैसा कर दो। किसी को नहीं कह रहे, अपने आप से। ये क्या है? आपकी व्यक्तिगत वार्ता। मैं विद प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ कि किस सिचुएशन में कैसा बिहेव होता है और आपको कैसे डिसीजन लेना है। तो ये व्यक्तिगत वार्ता है। ये ऑप्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन हम सारे ऑप्शन पहले पढ़ेंगे। नेक्स्ट, जोर जोर से बोलना कहेंगे इसे, क्योंकि वो तो केवल इतनी सी बात कह रही है, तो जोर जोर से बोलना तो नहीं होगा, लड़ थोड़ा ही रही है वो। फिर है पाड़, यानी कि ढांचा। ढांचा, पाड़ का मतलब होता है ढांचा, ढांचे का मतलब स्ट्रक्चर इंग्लिश में। स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी ऐसी चीज का परफॉर्मा तैयार करना जो आप प्रैक्टिकल करेंगे भविष्य में। हो सकता है 10 मिनट बाद करें। समझो मुझे टेस्ट लेना है आपका, तो उसके पहले की जो प्रक्रिया होगी, मैं टेस्ट पेपर लाऊंगा, आपको सिटिंग अरेंज करूंगा, आपकी यहाँ बिठाऊंगा सबको, ये क्या है? पाड़, यानी कि ढांचा, टेस्ट लेने का एक ढांचा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, वो तो वर्किंग में है फिलहाल। फिर है अहम केंद्रित वार्ता। अहम केंद्रित वार्ता का मतलब है खुद को केंद्र बिंदु मान के। समझ में आया? अब दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकते हैं, व्यक्तिगत वार्ता भी और अहम केंद्रित वार्ता भी। यहाँ पर व्यक्तिगत वार्ता थोड़ा लूज है, लेकिन अहम केंद्रित थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बात समझे? अहम केंद्रित स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो खुद को केंद्र बिंदु मान के बात कर रही है। समझ में आई बात? खुद को केंद्र बिंदु मान के बात कर रही है, खुद से। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, आप खुद को केंद्र बिंदु मान के बात कर रहे हैं, अच्छा ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, मैं तो ऐसा कर देती, मैं तो ऐसा कर देती। समझ में आया? तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत हो जाते हैं और ये हमारा सही हो जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा सॉरी, ये लास्ट वाला सही है, लास्ट वाला इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 7th। ये कह रहा है कि बच्चों को संकेत देना, बच्चों को संकेत देना तथा
आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्न में से किसका उदाहरण है? अभी समझिए आप। अभी आप जब दोनों आए थे यहाँ पर क्लास में, मैंने क्वेश्चन पूरा करके दिखाया था, संकेत दिया था कि यहाँ से इसको ऐसे करो, संकेत दिया था ना। पहले क्या होता था पुराने समय में, बच्चों को क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, सब मैथ का क्वेश्चन नहीं हो रहा है, टीचर के पास गए, होने रहा, ये भी नहीं हुआ, चल पकड़ ले, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर, चल बैठ जा वहां जाके। ऐसा ही होता था ना। कैसे बच्चे सीख पाएंगे? नहीं ना। अब इस चीज को आप प्रैक्टिकली समझो। आपने बच्चे को एक क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन के 4 स्टेप हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले स्टेप पर उसको ये दिया गया है, ठीक है, ये है ब्रैकेट। अब बच्चे कंफ्यूज हो गया कि मैं कहां से शुरू करूं। जैसे आप पूछ रहे थे उस दिन कि पहले बाहर से शुरू करूं या अंदर से शुरू करूं, समझ गए? बाहर से शुरू करूं या अंदर से शुरू करूं, यहाँ कंफ्यूज है आप। तो मुझे क्या करना चाहिए? केवल इतनी ही बात बतानी चाहिए या सारे स्टेप खुद करके आपको दे देना चाहिए? क्या करना चाहिए? केवल इतनी ही बात बतानी चाहिए कि सबसे पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है। मेरी बात समझ में आई? अब इसको समझो। जब किसी भी बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम होती है तो केवल उसी पॉइंट को सॉर्ट आउट करेंगे, ना कि पूरे क्वेश्चन को। ज्यादा से ज्यादा बच्चों से कराना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा करके सीख सके। बात समझे? एनसीईआरटी में क्या लिखा है? बच्चों को खाली किताबी ज्ञान नहीं देना है ना, उन्हें सारी चीजें करके सिखानी है। तो करके सिखाने का क्या मतलब है? केवल उस पॉइंट को आपको बताना है जहां वो अटका है, बाकी क्वेश्चन उसे करने दो। ये क्या रहा है क्वेश्चन? बात समझा क्वेश्चन में? अब मैं दोबारा पढ़ता हूं एक बार। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सहयोग प्रदान करना। ये जो बताया था मैंने कि यहाँ से करो, ये तो सहयोग है। सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? प्रबलन। प्रबलन का मतलब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन तो बातों से होता है, करके नहीं होता। बातों से हम किसी को शाबाश बोल दे, गुड बोल दे, वेरी गुड बोल दे, लेकिन यहाँ तो बताना है बच्चों को, ये प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है। तो यहाँ पर प्रबलन वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। फिर है अनुबंधन। अनुबंधन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ही है बच्चों के साथ, अनुबंधन गलत। फिर है मॉडलिंग। मॉडलिंग का क्या मतलब होता है? हाँ, मॉडलिंग का मतलब करके दिखाना भी हो सकता है, या फिर उसी टाइप का क्वेश्चन दूसरा उन्हें दिखा दिया और ये कहा कि अब आप करो इसे। समझ गए? तो वो तो एक रेक्टिफिकेशन टाइप हो जाएगा कि यहाँ पे ऐसा हुआ था तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, तो ये भी गलत। ये है पाठ यानी कि ढांचा। आपने जो स्ट्रक्चर तैयार किया ना उसका एक हिस्सा है क्या, जहां बच्चे को प्रॉब्लम आती है उसे बताना। आपका जो पढ़ाने का स्ट्रक्चर है ना पूरा, जो आप कर तैयार करके लाए कि बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, उसका एक पार्ट है, यानी कि ढांचे का एक पार्ट है क्या, कि जहां बच्चे को प्रॉब्लम होती है केवल उसी पॉइंट को सॉर्ट आउट करना है, ना कि पूरे क्वेश्चन को। क्या आप समझ पाए? हाँ, थोड़ा पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि दिमाग में सेट हो जाए बस। ये ऑप्शन नहीं लगाने। और शब्दार्थ ये रोज पढ़ने हैं आपको, रोज पढ़ने हैं। ओके, ठीक है, आज क्लास इतनी रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको रोज मिलेंगी। विद प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को इलिमिनेट कैसे करते हैं और फिर उसको सोल्व कैसे करते हैं। थैंक यू।